दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। पूरी वीडियो देखिए, आपको मैं गारंटी देता हूं ये चैप्टर पूरा का पूरा A to Z रिकॉर्डिंग वीडियो अपने पास पूरा उपलब्ध है। इसके अलावा पूरी किताब उपलब्ध है। जिस किसी भी स्टूडेंट को पढ़ना हो हमारे मोबाइल नंबर 9792465632 पर संपर्क स्थापित कर सकता है। बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आएगी, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। रामायण का प्रोग्राम है, श्री रामचरितमानस का प्रोग्राम है। अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा रोकड़ प्रवाह विवरण। ध्यान दीजिएगा, रोकड़ प्रवाह विवरण को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई भी व्यवसाय होगा, कोई भी व्यवसाय, जिस प्रकार हमारे शरीर में, हमारे अंगों में रक्त दौड़ता है, खून दौड़ता है, जब रक्त का दौड़ना बंद हो जाता है तो मनुष्य भी बंद हो जाता है। बंद का मतलब जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार व्यवसाय में रोकड़ का स्थान है। जो हमारे शरीर में खून का स्थान है, वही चीज़ रोकड़ का स्थान है व्यवसाय में। आपको हम बताना चाहते हैं, आपके पेपर में पूछा जाता है आशय। पेपर में गारंटी मैं दे रहा हूं 100% आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। आपको लिखना है एक निश्चित अवधि के अंतर्गत व्यवसाय में या व्यावसायिक उपक्रम में, व्यावसायिक उपक्रम में आने वाली रोकड़ व जाने वाली रोकड़ के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसे रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित अवधि में, निश्चित अवधि 6 महीना हो सकती है, साल भर हो सकती है। 6 महीना हो सकती है, साल भर हो सकती है ना, 2 महीना 3 महीना हो सकती है ना। व्यवसायिक उपक्रम में जो रोकड़ आ रही है, मतलब हमारा व्यवसाय है, हम जैसे कोचिंग पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाना हमारा व्यवसाय है। हमारे व्यवसाय में जो रोकड़ आ रही है वह जो रोकड़ जा रही है, उसके लिए नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विवरण बनाया जाता है, जिसे रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। अब आपको मैं बता दूं, रोकड़ प्रवाह विवरण कहाँ से बनाया जाता है, सूचनाएं कहाँ से ली जाती हैं, आपको मैं बता दूं। आप नई लाइन से लिखिएगा, रोकड़ प्रवाह विवरण कहाँ से बनाया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण लाभ हानि खाते, आर्थिक चिट्ठे एवं समायोजन से
बनाया जाता है। आप कभी पढ़े होंगे लाभ हानि खाता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ना। आर्थिक चिट्ठे के समायोजन से, आर्थिक चिट्ठा में संपत्ति रहेगा, दायित्व रहेगा, समायोजन से बनाया जाता है। इसके अंतर्गत नई लाइन से लिखना है, जिन व्यवहारों से रोकड़ में वृद्धि होती है उसे रोकड़ अंतर्वाह कैश इनफ्लो, लिख लीजिएगा, कैश इनफ्लो, INFLOW, इनफ्लो, ठीक है। जिन व्यवहारों से, व्यवहार का मतलब होता है लेन देनों से, रोकड़ में वृद्धि होती है उसे रोकड़ अंतर्वाह कैश इनफ्लो, जिन व्यवहारों से रोकड़ में कमी आती है उसे रोकड़ बहिर्वाह कैश आउट फ्लो कहते हैं। समझिएगा, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, यूट्यूब में पढ़ते हैं, तमाम संख्याएं हैं पढ़ने वालों की। तो ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़ेंगे तब पढ़ाई की क्वालिटी समझ में आएगी। अब पेपर में आ गया रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है, तो बहुत ज़्यादा लिखते हैं, एक निश्चित अवधि के अंतर्गत व्यापार में आने वाली रोकड़, व्यापार से जाने वाली रोकड़ को रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। कहते हैं कि हम थ्योरी पढ़ेंगे, हम न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे, और गारंटी दे रहा हूँ जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे तब तक आप थ्योरी भी नहीं लिख सकते हैं। रट के भले लिख लो एक आध दो थ्योरी, पूरा आप काम नहीं कर सकते हैं जितना करना चाहिए। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, समझिए। रोकड़ प्रवाह विवरण से आशय अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको इतना लिखना है, 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको इतना लिखना है, और 10 नंबर में पूछा जाए तो अभी रुके रहिए, ठीक है। एक निश्चित अवधि के अंतर्गत हमारे पास, जैसे हम कोचिंग पढ़ाते हैं तो हमको फीस मिलती है। फीस का मतलब होता है हम यूट्यूब से भी पैसा आ जाता है, लोग पेड कोर्स खरीद लेते हैं उसका भी पैसा आ जाता है, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं उसका भी पैसा आ जाता है, और हम कॉलेज में भी पढ़ाते हैं उसका भी पैसा आ जाता है। तो हमारे यहाँ इतनी जगहों से पैसा आता है, चाहे कितना भी आता हो, ठीक है। तो एक निश्चित के अवधि के अंतर्गत हम महीना मान लेते हैं, महीने में कितनी रोकड़ आई, और जाती भी है। गाड़ी का पेट्रोल डलवाना पड़ता है, मोबाइल का रिचार्ज करवाना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, किराया भरना पड़ता है ना। व्यवसाय के संबंध में खर्चा लिखेंगे, घर एक खर्चा नहीं लिख देंगे कि घर में चाय बन रही है उसको नहीं लिख सकते आप। व्यवसाय अलग होता है, व्यवसाय का मालिक अलग होता है, याद रखिएगा। अब रोकड़ प्रवाह विवरण कहाँ से बनाते हैं, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपकी कमी मानी जाएगी। लाभ हानि खाते से, लाभ हानि खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आर्थिक चिट्ठा में बैलेंस शीट में दिया रहता है, संपत्ति दिया रहता है, चालू दायित्व, चालू संपत्ति और पूंजी वगैरह दिया रहता है। समायोजन, जब कभी आप तलपट के नीचे समायोजन दिया रहता है, भाई आपको मिलेगा क्वेश्चन में, घबराना नहीं है। जिन व्यवहारों से रोकड़ में वृद्धि होती है, जहाँ से रोकड़ में वृद्धि होती है उसको बोलेंगे कैश इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब कैश का आना। जिन व्यवहारों से रोकड़ में कमी आती है उसे बोलते हैं रोकड़ बहिर्वाह, कैश आउटफ्लो ना। इतना आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ लाभ, महत्व, उद्देश्य, उसके बाद भी मैं आपको पूरी चीज़ बता रहा हूँ। लिखना है रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य।
रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य। रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य भी कह सकते हो, लाभ भी कह सकते हो, महत्व भी कह सकते हो। चाहे उद्देश्य आप कहिए, चाहे लाभ आप कहिए, चाहे आप महत्व कहिए, सब चीज़ एक ही है। आपको लिखना है सबसे पहला नंबर क्या है, रोकड़ की स्थिति का विश्लेषण। क्या किया जाता है, हमारे पास रोकड़ प्रवाह विवरण बनाएंगे तो रोकड़ की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। स्थिति का मतलब कितनी हमारे पास रोकड़ है, कहाँ कहाँ से रोकड़ मतलब कैश आई हुई है ना, तभी तो कर पाएंगे। जब कोई विवरण बनाए रहेंगे तभी तो कर पाएंगे। दूसरा नंबर अल्पकालीन रोकड़ का नियोजन एवं प्रबंध। अल्पकालीन का मतलब होता है 12 महीने का अंदर माना जाता है। अल्पकालीन का मतलब 12 महीने के अंदर माना जाता है। जैसे नियोजन का मतलब होता है प्लान करना, भाई रोकड़ के बारे में प्लान किया जाता है, हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है ना। अल्पकालीन मतलब 12 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर, 1 महीने के भी अंदर हो सकता है, 2 महीने के अंदर, कहाँ कहाँ से रोकड़ आ सकती है, कहाँ कहाँ को रोकड़ जा सकती है, इसका नियोजन एवं प्रबंध किया जाता है। ठीक है, अगला लिखना है तरलता का मूल्यांकन। तरलता का मूल्यांकन ना, तरलता के मूल्यांकन का मतलब होता है हम हैं, हमारे पास पैसा है, छोटे बच्चे होते हैं साल भर 2 साल भर 2 साल के छोटे बच्चे भी पैसा पहचानते हैं ना, पैसा पहचानते हैं। रिश्तेदारी अपने लड़कियों को अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, विदाई पा जाते हैं तो ऐसे लिए रहेंगे, या तो मम्मी को दे देंगे या तो पापा को दे देंगे, उसको गिराते भी नहीं है जल्दी। तरलता का मतलब क्या होता है, तरलता का मतलब हर कोई स्वीकार कर ले। जानवर को छोड़ करके, पशु पक्षियों को छोड़ करके, भिखारी को दोगे वो भी ले लेगा, बूढ़े को दोगे वो भी ले लेगा, जवान को दोगे वो भी ले लेगा, लड़का लड़की सब चीज़, रिश्तेदार, पैसा मेन है। तरलता का मतलब होता है चाहे किसी दुकान पर, अब मान लीजिए हमारे पास चावल है, हमको गेहूं की ज़रूरत है, तो हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे पुरानी परंपरा में कि जिसके पास गेहूं हो और उसे चावल की ज़रूरत हो। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, तरलता, पैसा बेचो, सामान बेचो, पैसा लो। तरलता का मतलब होता है हमारे पास कितना तरल पदार्थ है, कितना कैश है, जिससे हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ठीक है, तरलता का मूल्यांकन हो जाता है। उसके बाद विभिन्न क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, विभिन्न क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। विभिन्न क्रियाओं में आपको सबसे पहले लिखना है, इसमें 2-3 क्रियाएं होती हैं, यही मेन है, अभी आपको पढ़ने को मिलेगा। परिचालन क्रिया ना, परिचालन क्रिया, परिचालन के बाद विनियोजन क्रिया, उसके बाद वित्तीय क्रिया। 3 क्रियाएं होती हैं। परिचालन का मतलब जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, या आपके पास किराने की दुकान है, आपके पास कपड़े की दुकान है, आपके पास कोई भी व्यवसाय है, तो जो मुख्य क्रिया है, हमारी मुख्य सोर्स ऑफ इनकम होती है बच्चों को पढ़ा करके पैसा लेना, यानी कि परिचालन का मतलब, इसको भी आगे बताएंगे, फीस हमको मिलेगी, सामान को बेचेंगे, सेवा प्रदान करेंगे,
वकील सेवा प्रदान करता है, वकील का जो फीस आती है कहाँ आएगा, परिचालन में आएगा। विनियोजन का मतलब होता है जो हम पैसा कमा कमा के इकट्ठा किए हैं, बैंक में जमा कर दिए, बैंक से ब्याज आए, कहीं पर शेयर लिए हों, कहीं पर डिवेंचर लिए हों ना, उसको विनियोजन में ले जाते हैं। अभी इसको बहुत डिटेल में बताएंगे आगे। वित्तीय क्रिया का मतलब क्या होता है, वित्तीय क्रिया का मतलब होता है अंशों का निर्गमन, ऋणपत्रों का निर्गमन, ये सब सारी चीज़ें आती हैं वित्तीय क्रिया के अंतर्गत। ठीक है, 5वां नंबर, ठीक है, भावी अनुमानों में सहायक। भावी का मतलब भविष्य में, भावी अनुमानों में सहायक। भावी अनुमान का मतलब होता है वर्तमान में हम खड़े हैं, भविष्य में हम क्या करना है, हम अपने पैसे के हिसाब से ही, अपने रोकड़ स्थिति के हिसाब से ही अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, 6वां नंबर आपको लिखना है नीतियों के निर्धारण में सहायक। नीतियों के निर्धारण में सहायक। हमें कोई प्लान बनाना है, हमें कोई नीति बनानी है, हमें कोई नीति बनाना है, हमें कोई प्लान बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा भैया, पैसा रहेगा तभी प्लान बना सकते हैं ना, पैसा रहेगा तभी प्लान बना सकते हैं। तो पैसे को देखा जाता है, मतलब जैसे कोई संपत्ति खरीदना हो ना, किसी को पैसा वापस करना हो ना, बाहरी पक्षों के लिए उपयोगी, बाहरी पक्षों के लिए उपयोगी। बाहरी पक्षों का मतलब क्या होता है, जैसे समझो हर आदमी, आपके पास 4 पैसा है तो आपको उधार भी मिल जाएगा, आपके पास पैसा नहीं है तो आपको उधार कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं देने वाला। तो जो विनियोक्ता होते हैं, जो ऋण देने वाले होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, वे कैश को देखकर ही रोकड़ देते हैं। यह लाभ, रोकड़ की स्थिति का विश्लेषण कर लिया जाता है, अल्पकालीन रोकड़ का नियोजन एवं प्रबंधन कर लिया जाता है, तरलता का मूल्यांकन कर लिया जाता है, विभिन्न क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, परिचालन क्रिया, विनियोजन क्रिया, वित्तीय क्रिया, भावी अनुमान, भविष्य के अनुमान में सहायक होता है, नीतियों के निर्धारण में सहायक होता है, बाहरी पक्षों के लिए उपयोगी होता है। इसको अपनी स्थिति के अनुसार अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं रोकड़ प्रवाह विवरण की तैयारी कैसे की जाती है। रोकड़ प्रवाह विवरण का, रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी में लिखिए रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण। रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब समझिएगा, आपको लिखना है लेखांकन मानक 3 के अनुसार। मानक 3 के अनुसार, लेखांकन मानक 3 बहुविकल्पी पेपर में जो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप एकेडमिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, क्या पूछा जाता है, लेखांकन, किस लेखांकन मानक में रोकड़ प्रवाह विवरण आता है। रोकड़ प्रवाह विवरण लेखांकन मानक 3 में आता है, बहुत पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है वर्गीकरण में परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। दूसरा नंबर विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। तीसरा वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। 3 क्रियाएं हैं, तीनों की तीनों आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो
किस क्रिया में कौन सा लेन देन आता है, कौन सा ट्रांजैक्शन, कौन सा व्यवहार आता है, यही याद करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप चैप्टर को पढ़ पाएंगे, अन्यथा आपकी हिम्मत नहीं है चैप्टर पढ़ने की। एकदम साफ बात बोलता हूँ मैं। जो नहीं याद कर पाया, परिचालन का मतलब होता है, सबसे पहले परिचालन बता रहे हैं। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग, ध्यान दीजिएगा आप, अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है, हिंदी ये काम नहीं चलेगा। अंग्रेजी का प्रयोग सवाल में बार बार होगा, ठीक है। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या क्या आता है समझिएगा। हम कोचिंग पढ़ाते हैं, फीस हमारे पास, पैसा आएगा, मैंने बता दिया था शुरू में ही, 3-4 जगह से पैसा आ सकता है, ठीक है। उन क्रियाओं से है, देखो इसमें वही शामिल किया जाता है उपक्रम की मुख्य क्रिया से आय व व्यय। उपक्रम की मुख्य क्रिया का मतलब होता है, हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, आपके पास किराने की दुकान है, आपके पास आप बिल्डर हैं, कुछ भी आप व्यवसायी बनिए अपने आप को, तभी कॉमर्स पढ़िए, तभी अकाउंटिंग पढ़िए, ठीक है। तो आपको लिखना है मुख्य क्रिया का मतलब क्या होता है, रोकड़ अंतर्वाह, कैश इनफ्लो। पैसा कहाँ से आएगा, कैश इनफ्लो कहाँ से होगा, आपको लिखना है अगर आप व्यापारी हैं, माल को बेचते हैं, माल के विक्रय से पैसा आएगा। अगर आप वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सेवा के विक्रय से पैसा आएगा। अगर आप से कहीं सेवा देंगे, सर्विस देंगे, तब पैसा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसके अलावा भी पैसा आता है अधिकार शुल्क। अगर आप लेखक हैं, बुक लिखे हैं, तो आपको रॉयल्टी मिलती है। जैसे हमारे पास इस समय बुक है, इस बुक को लिखा है डॉक्टर एस एम शुक्ला ने, छापा है साहित्य भवन ने, साहित्य भवन पब्लिकेशन है, और इसकी बुक की मेन अधिकार किसके पास है, मेन अधिकार है एस एम शुक्ला के पास। एस एम शुक्ला अपना अधिकार हटा दें, दूसरी कंपनी को दे दें, दूसरी कंपनी छापेगी, ये नहीं छाप पाएंगे फिर। तो लेकिन लेखक एस एम शुक्ला है, या एस के सिंह की किताब आपके पास होगी, या आर के सिंह की किताब आपके पास होगी। जो लेखक होता है उसका अधिकार, उसको छापने वाली कंपनी पैसा देती है। तो अधिकार शुल्क हमारी मुख्य इनकम कहलाएगी। फीस हमारी मुख्य इनकम कहलाएगी, इनफ्लो। फीस के बाद अगर कमीशन मिलता है तो कमीशन मुख्य इनकम कहलाएगी। अन्य आयगत प्राप्तियाँ, आयगत प्राप्तियों का मतलब ऐसी प्राप्तियाँ जो भविष्य में हमें मिलती रहें। आयगत का मतलब जो बार बार मिले, समझ रहे हैं। आयगत प्राप्तियों का मतलब जो बार बार मिले। हम कोचिंग पढ़ाते हैं, फीस हमें बार बार मिलेगी, ठीक है, आप समझिएगा। तो आप समझिए, परिचालन क्रियाओं से पैसा कहाँ से आएगा, कैश इनफ्लो में, माल व सेवाओं का विक्रय, उसके बाद अधिकार शुल्क, उसके बाद फीस, अन्य आयगत प्राप्तियों से पैसा आएगा। अपने कॉपी में लिखना है। अब देखिए दूसरी हेडिंग, रोकड़ बहिर्वाह। ध्यान दीजिएगा, या लिख दो रोकड़ वाह्य प्रवाह। वाह्य प्रवाह, प्रवाह शब्द यहां भी लिख लीजिएगा। कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, ठीक है। अच्छा बताओ, कैश आउटफ्लो, आप दुकानदार हैं, सामान बेचेंगे ना, माल बेचेंगे, तो कहीं से लाए रहेंगे ना, जहाँ से लाए रहेंगे उसे क्या बोलते हैं, आपूर्तिकर्ता को भुगतान, आपूर्तिकर्ता को पेमेंट आप करेंगे।
ना, आपूर्तिकर्ता को भुगतान करेंगे। हम स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे वहाँ पर बच्चों से फीस ली जाती होगी, लेकिन वहाँ भी बच्चों से जो फीस ली जाती है किसको दिया जाता है? कर्मचारियों को भुगतान, ना, मजदूरी दे दिया जाए, सैलरी दे दिया जाए, कर्मचारियों को भुगतान दे दिया जाता है। उसके बाद वाह्य प्रवाह, कर्मचारियों को भुगतान में वेतन आ जाएगा, मजदूरी आ जाएगा, बीमा का पैसा आ जाएगा। ठीक है, बीमा। अंतर्वाह मतलब पैसा आएगा, यहाँ पैसा जाएगा, वो क्वेश्चन की स्थिति पर तय होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ दूसरा नंबर क्या है? विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। आपको अपनी कॉपी में लिखना है। दूसरा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, ध्यान दीजिएगा। विनियोजन में क्या क्या आता है? कैश इनफ्लो मतलब रोकड़ का आना, कैश आउटफ्लो मतलब रोकड़ का जाना। लिखना है अस्थाई संपत्ति व विनियोग के विक्रय से पैसा आएगा कि नहीं आएगा? अस्थाई संपत्ति बेचो, हमारे घर में बक्सा रखा है बेच दें, बोर्ड बेच दें ना, फैन बेच दें, तो अस्थाई संपत्ति को बेचने से क्या आएगा? पैसा आएगा। आएगा कि नहीं? और लिखिए अब अस्थाई संपत्ति क्रय व विनियोग का क्रय। विनियोग मतलब होता है हमारे पास पैसा है, हम संपत्ति खरीद लें तो पैसा चला जाएगा, संपत्ति बेच दे तो पैसा आएगा, संपत्ति खरीद लें पैसा चला जाएगा, विनियोग खरीद लेंगे तो पैसा चला जाएगा। विनियोग खरीदने का मतलब बैंक में जाओगे, एफडी करवा दोगे, शेयर खरीद लोगे। शेयर इसमें बहरहाल नहीं आता है, ठीक है, शेयर अगले में आएगा। ठीक है, तो इसको खरीदना व बेचने से संबंधित होता है। और भी है इसमें, देखो और वो है, जैसे विनियोग के विक्रय करोगे और जब आप विनियोग बेचते हो तो क्या मिलता है? लाभांश मिलता है ना। ऋण पत्र खरीदते हो तो ब्याज प्राप्त, ब्याज प्राप्त, ठीक है, ब्याज प्राप्त। बीमा क्लेम, बीमा करवाए हो, बीमा अगर आप करवाए हैं, एलआईसी में पैसा जमा कर रहे हैं तो क्लेम कभी कभी मिलता है। कभी कभी मतलब होता है कोई घटना घट गई, चाहे इसमें व्यवसाय में जर्नल बीमा होता है। जर्नल का मतलब होता है 1 साल के लिए होता है, आग लगना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, चोरी हो जाना, ये जर्नल बीमा होता है। ठीक है, समझ में आया नहीं भाई? अस्थाई संपत्ति ये, अब इसमें भी लिखो कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स पेड, मतलब यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ जाएगा, चिंता 1% नहीं करनी है। एक नियम और है, उसको लिखा देते हैं। उसके बाद वाली वीडियो में सवाल का हमारा पूरा प्रोग्राम होगा, जिनको पढ़ना है बेहतर ढंग से आप पढ़ सकते हैं। आपको अगला लिखना है वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। वित्तीय क्रिया का मतलब होता है, जैसे होता है कैश इनफ्लो,
इनफ्लो का मतलब होता है क्षमता व पूर्वाधिकार अंश का निर्गमन। कोई समता अंश इशू करोगे, पूर्वाधिकार अंश इशू करोगे, पैसा आएगा। ऋण पत्र, बॉन्ड, अन्य दीर्घकालीन रोकड़ प्राप्त, यहां से पैसा आएगा। ध्यान दीजिएगा, समता अंश से पैसा आएगा, पूर्वाधिकार अंश से पैसा आएगा, ऋण पत्र इशू करोगे, बॉन्ड इशू करोगे, दीर्घकालीन रोकड़ कहीं से उधार ले लोगे तो भी पैसा आएगा ना। अब देखो इसी का उल्टा, कैश आउटफ्लो का मतलब होता है पैसे का जाना। कहाँ जाएगा पैसा? उधार ली गई राशि का भुगतान। उधार लिए हो, ली गई राशि का भुगतान कर दोगे, पैसा चला जाएगा। लाभांश का भुगतान, लाभांश का भुगतान देखो, लाभांश मिलेगा तो विनियोग वाले में जाएगा, भुगतान होगा तो यहाँ आएगा ना। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, शोधन का मतलब होता है पैसा वापस करो। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। उसके बाद ऋण पत्र अथवा ब्याज का शोधन, ब्याज का भुगतान। कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको सवाल बताएंगे, सवाल नंबर 1 से बताएंगे। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं चालू संपत्ति और चालू दायित्व यानी कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पहचान पाते। अगर आपको ठीक से कॉमर्स पढ़ना है, अकाउंटिंग पढ़ना है, आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर होता है, ऐसे कई चैप्टर होते हैं जहाँ पर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी आपको पढ़ना पड़ता है। तो आपको लिखना है सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में चालू संपत्ति, चालू संपत्ति को करंट एसेट्स कहते हैं। चालू संपत्ति को क्या कहते हैं? करंट एसेट्स कहते हैं। चालू संपत्ति में सबसे पहले आपको लिखना है स्टॉक। स्टॉक किसे कहते हैं? स्टॉक को रहतिया कहते हैं, स्कंध कहते हैं, इंग्लिश में इन्वेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। रहतिया किसे कहते हैं? जो माल व्यवसाय में बिकने से रह जाता है, बिकने से बचा हुआ होता है ना, उसे क्या कहते हैं? रहतिया। ठीक है, जो सामान व्यवसाय में बना हुआ रहता है, बिकने से बचा हुआ रहता है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, अपनी कॉपी में लिखिएगा आप, रहतिये के बाद रोकड़ हाथ में, कैश इन हैंड। रोकड़ हाथ में, रोकड़ बैंक में, कैश एट बैंक, रोकड़ बैंक में। उसके बाद पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब होता है जिसका भुगतान पहले कर दिया जाता है हमेशा, उसका प्रयोग हम साल भर करते हैं। जैसे आप बीमा करवाएंगे तो बीमे का भुगतान पहले आप कर देते हैं। रिचार्ज करवाएंगे 1 महीने का, 1 महीना यानी 28 दिन पहले आप रिचार्ज कर देते हैं। कई चीज़ें होती हैं जहां आपको अनिवार्य रूप से पहले पैसा देना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रीपेड, पहले ना। प्री का मतलब पहले पेड कर दिया। उसके बाद देखो देनदार, देनदार को बोलते हैं डेटर। डेटर में आपको ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है उधार माल बेचा। जब आप उधार माल बेचते हैं तो आपको पैसा मिलेगा भविष्य में ना। उसके बाद आपको लिखना है लेनदार, क्रेडिटर। उधार माल खरीदा, उधार माल क्या करेंगे हम लोग भैया? खरीदेंगे
ओ गलती हो गई, सॉरी, बहुत भारी गलती कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, वो सब सही है। देनदार, बिल्स रिसीवेबल, बिल का मतलब होता है, इसको बोलते हैं प्राप्य बिल, लेकिन क्वेश्चन में ट्रेड पेबल के नाम से भी मिलेगा, व्यापारिक प्राप्य के नाम से मिलेगा, व्यापारिक प्राप्य के नाम से भी मिलेगा। उपार्जित आय, एकर्ड इनकम, एकर्ड इनकम, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखाई। ये सारी चीज़ें क्या हैं? स्टॉक, जो माल बिकने से बच जाए उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं, स्कंध भी बोलते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर, डेटर का मतलब उधार माल बेचा। देखो कभी कभी ना डेटर, जो मैंने क्रेडिटर लिख दिया था गलती से, मान लीजिए क्यों लिखा मैंने गलती से, उधार माल बेचा तो हमारे दिमाग में आ गया उधार माल खरीदा भी, क्योंकि ज़्यादातर बताते हैं लोगों को डेटर क्रेडिटर का मतलब ना, तो यही चीज़ आ जाता है, तो मतलब दोनों चीज़ साथ बता देते हैं, तो वही हम साथ लिखने लगे। बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य, व्यापारिक प्राप्य, ट्रेड पेबल भी, ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, व्यापारिक प्राप्य। उपार्जित का मतलब होता है एकर्ड इनकम, उपार्जित का मतलब होता है एकर्ड, एकर्ड का मतलब होता है कमा लिया है, पैसा नहीं मिला, मिल जाएगा पैसा भविष्य में। इसको अपनी कॉपी में, ठीक है, बोलिए। उपार्जित आय, एकर्ड, ACCURED, एकर्ड इनकम, कमा लिया है, मिला नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, इन सभी चीज़ों को हम चालू संपत्ति से आसे पेपर में पूछ ले तो लिखना पड़ेगा जिनका भुगतान 12 माह के अंदर होने की संभावना होती है, उसे क्या बोलते हैं भैया? 12 माह के अंदर जो पैसा मिलेगा उसे चालू संपत्ति बोलेंगे। मिलने की संभावना होती है, मिल भी जाती है ना। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब चालू दायित्व बताने जा रहे हैं। आपको अब लिखना है चालू दायित्व, चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज। चालू दायित्व को कहते हैं करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब होता है जो 12 महीने के अंदर हमें देना होता है। अरे ना दे पाओ बात अलग है ना, लेकिन 12 महीने के अंदर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको देना है। बहुत बच्चे नहीं पता है, हमको शर्म आती है कभी कभी पढ़ाते ही समय, सही बता रहे हैं। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। जैसे आपने कहीं से उधार माल खरीदा तो क्या उत्पन्न होगा? क्रेडिटर उत्पन्न होगा, आपको पैसा देना है, ये लायबिलिटी है आपकी, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेबल, इसको हम शॉर्टकट में बीपी बहुत लिखते हैं, आप भी लिखेंगे बिल्स पेबल। इसका मतलब होता है, या इसको ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं देय बिल। यहाँ पर व्यापारिक देय। उसके बाद क्या करना है? अपनी कॉपी में इतना आपको लिखना है। अभी आपको मिलेगा अदत्त व्यय। अदत्त का मतलब होता है बकाया। बकाया में आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया ना, बकाया है कहीं से तो आपका दायित्व है। उसके बाद बैंक अधिविकर्ष, इसको बैंक ओवरड्राफ्ट अंग्रेजी में कहते हैं, ये भी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, लिख लीजिए। इंग्लिश में भी लिखना जरूरी है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हो गया। उसके बाद अग्रिम, एडवांस, कहीं से आपने प्राप्त किया है पैसा, उसको क्या कहेंगे? एडवांस को भी क्या कहेंगे? अग्रिम। अगर आप हमको फीस पहले दे देते हैं तो हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। और आपको बताना है अनुपार्जित आय।
अनुपार्जित का मतलब अन एकड़ इनकम। सभी चीज़ें आप देखिए, ये सब क्या है, 1 2 3 4, ये सारी चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। ठीक है, अनएकर्ड। और जैसे हम बच्चों को कैश फ्लो पढ़ा रहे थे, इतना चीज़ें तो चालू संपत्ति चालू दायित्व वाले देख लेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, इसको पहले लिख लीजिए। दोस्तों नमस्कार, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसके पहले मैंने आपको बताया रोकड़ प्रवाह विवरण किसे कहते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण का लाभ क्या है, महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया रोकड़ प्रवाह विवरण कितने प्रकार का होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण का वर्गीकरण जो किया था मैंने, पहला है परिचालन प्रकृति का, दूसरा है विनियोग यानी कि इन्वेस्टिंग प्रकृति का, तीसरा है फाइनेंशियल एक्टिविटी का। अब हम न्यूमेरिकल की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको नियम लिखाएंगे। आपको नियम लिखा देते हैं, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हिंदी में कहेंगे परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया है परिचालन क्रिया में क्या क्या आती है, एक बार याद दिला देते हैं आपको। जिसको पढ़ना है सभी वीडियो लाइन से देखें, हमारी बातों का पालन करें। आपको सबसे पहले कॉलम बना लेना है। हमने क्या बोला इसके पहले, परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। हमारा व्यवसाय है मुख्य तौर पर कोचिंग पढ़ाना। हम ऑफलाइन कोचिंग से, पेड कोर्स से, यूट्यूब चैनल से या किसी स्कूल से पैसा कमाते हैं। इसके संबंध में कुछ हमें खर्चा भी करना पड़ता है। ये सब चीज़ें आती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती हैं, परिचालन क्रिया में आती हैं। तो आपको ये जो मेथड बता रहे हैं, अपनी कॉपी में लिखिए। इनडायरेक्ट मेथड, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि। इनडायरेक्ट मेथड जिसको कहेंगे हम लोग अप्रत्यक्ष विधि। ज़्यादातर इनडायरेक्ट मेथड ही पूछा जाता है पेपर में, ज़्यादातर। बाकी हम सब बताएंगे, हमको बताने में 1% दिक्कत नहीं है। अब नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में हम लोग जोड़ते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। गैर परिचालन व्यय व हानियाँ, गैर परिचालन व्यय व हानियाँ हम लोग जोड़ते हैं इसमें। इसको माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन। नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन, इसको हम लोग घटाते हैं। ये क्या है? थोड़ी देर के लिए मानिए, हमें क्या पता करना पड़ता है? हमारी बिक्री से कितना आय हुई ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, दुकानदार बड़ा होशियार होता है, या हम भी अपने आप को होशियार समझते हैं। कुछ ऐसे खर्चे यहाँ लिख दिए जाते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग है, अभी हम आपको पहचानना बताएंगे। कुछ इनकम यहाँ लिख दी जाती है जो नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब व्यवसाय को चलाने के कारण नहीं हुई है।
जैसे मान लीजिए हमारे पास फर्नीचर है या मोबाइल है, कोई मोबाइल बेच दे। हमारा काम मोबाइल बेचना नहीं है। मोबाइल हो सकता है 10,000 का मैंने ख़रीदा था, 10,000 का मैंने ख़रीदा था और 2,000 डिप्रिसिएशन लगाया, 8,500 में बेच दिया ना। यहाँ पर 500 फ़ायदे में बेचा मैंने, तो इसको बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि मोबाइल बेचना हमारी इनकम नहीं है। हम फीस पाएंगे तो ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी। कोई दुकानदार दुकान रखा होगा तो ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी। तो आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जोड़ा जाता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन घटाया जाता है। नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है, कई एग्जाम्पल बता देंगे, पहचानना बता देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन हमारे अनुसार लोग पढ़ें, ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसे काम करें। अब आपको क्या करना है आपको ऐड करना है, इसमें ऐड में ही आएगा CA का मतलब करेंट असेट्स, CA का मतलब करेंट असेट्स, करेंट असेट्स का मतलब चालू संपत्ति। चालू संपत्ति अगर घटेगा यानी कि डिक्रीज होगा तो जोड़ेंगे, घटेगा तो जोड़ेंगे, यहाँ पैसा लिखेंगे, ठीक है, जोड़ने में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व, चालू दायित्व बढ़े। करंट एसेट्स का घटना और चालू दायित्व का बढ़ना क्या कहलाता है, हमारा हानि कहलाता है। एक तरह से लॉस नहीं होगा। हमारी संपत्ति, हमारी मोबाइल, जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी कीमत कभी 10,000 रुपये थी, आज 8,000 रुपये हो गई, इसका मतलब करंट एसेट्स घटी है। ये तो फिक्स हो गया। बहरहाल करंट एसेट्स में आपको एग्जांपल बताएंगे, मतलब कोई करंट एसेट्स तो लोगों को नहीं मालूम रहता। तो कैश फ्लो क्या पढ़ेंगे ये भी ध्यान दीजिए, हम आपको सब बताएंगे। करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स क्या, यहाँ घटेगा तो, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो घाटा है। उसके बाद करंट एसेट्स यानी कि चालू संपत्ति बढ़ेगा तो फायदा है, करंट लायबिलिटी घटेगा तो फायदा है। समझिएगा, इस चीज़ का उल्टा घटेगा यानी कि घाटा एक तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ पर रहेगा जोड़ने में, और फायदा जितने भी घाटे होंगे उनको जोड़ा जाएगा, ठीक है, इनको जोड़ा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करना है, लिखना है, ऐसे याद होना चाहिए, नहीं तो पता लगा। इनको जोड़ के यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसे कहेंगे परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। हिंदी में लिख लीजिएगा, परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। अब हम आपको बताएंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताएंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में। पेपर में जब आप कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे चैप्टर, तो पेपर में तो पूछा ही जाता है, लेकिन आपको कैश फ्लो में बड़ी ज़रूरत पड़ती है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, गैर परिचालन ना, गैर परिचालन व्यय व हानियाँ। हम क्या बोल रहे हैं, हमारी कोचिंग है, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, मैं अपने ऑनलाइन कोचिंग के लिए रिचार्ज कराता हूँ, तो हमारा खर्च माना जाएगा ना, ऑपरेटिंग खर्चा माना जाएगा। घर से मैं मोटरसाइकिल से जाता हूँ, घर से तेल डालकर, तो ऑपरेटिंग माना जाएगा, हमारे व्यवसाय का है। और रिश्तेदारी जा रहे हैं तो नॉन ऑपरेटिंग हो जाएगा। जिस बेंच पे बच्चे बैठते हैं ना, वो होता है नॉन ऑपरेटिंग। क्यों, उस पर जब खिसना डिप्रिसिएशन लग जाए ना,
तो कहने का मतलब जिसका सीधा संबंध हो व्यवसाय से, पेशे से, पेशा का मतलब जहाँ सेवाओं का विक्रय किया जाता है, जैसे हम पढ़ाते हैं, वकील होता है, इंजीनियर होता है, समझ में आया। गैर परिचालन व्यय व हानियाँ, तो सबसे पहले आपको लिखना है डिप्रीसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हिंदी में बोलेंगे इसको अस्थाई संपत्तियों पर ह्रास। अस्थाई संपत्ति का मतलब होता है भूमि, भवन, फर्नीचर ना, भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, इस पर ह्रास अगर कोई लगाया जाएगा। ह्रास का मतलब क्या होता है, किसी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को ह्रास कहते हैं। ये हमारे लिए संपत्ति है मोबाइल ना, तो इसको मैंने ख़रीदा था 9,000 में, 2021 में, शायद 21 में ख़रीदा था मैंने इस मोबाइल को। तो इस मोबाइल को 9,000 में ख़रीदा था, 9,000 में नहीं बिकेगा बेचेंगे तो, इसमें डिप्रिसिएशन लग गया क्योंकि इसको प्रयोग मैंने किया। ये 4G है ना, इसको मैंने प्रयोग किया, अपडेट हो गया है, अब नया सिस्टम, नया आविष्कार आ गया है, 5G आ गया है, तो इसके मूल्य में गिरावट आ गई। इसको क्या बोलेंगे, किसी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी, टूट गया हो, फूट गया हो, घिसावट हो गई हो, उसको क्या बोलते हैं, व्यय व हानियाँ, उसके ह्रास बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अस्थाई संपत्ति का मतलब समझ गए, भूमि, भवन, फर्नीचर, ठीक है, मशीनरी। अब आपको लिखना है ख्याति का अपलेखन, ख्याति का अपलेखन, गुडविल राइट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, पेपर में पूछा जाता है, कभी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा देंगे आप, वैसे भी जहाँ बहुविकल्पी, जैसे इंटर वगैरह में बहुविकल्पी पूछा जाता है, बीकॉम एमकॉम में भी पूछा जाता है, जहाँ ये सब्जेक्ट है वहाँ तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, ख्याति कौन सी संपत्ति है, अमूर्त, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। इसमें अगर कोई कमी आती है, कमी का, कभी कभी गुडविल बनाने के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं, पैसे का मतलब प्रचार कराते हैं, प्रसार कराते हैं, रेटिंग कराते हैं ना, बहुत लोगों को जॉब भी मिलता है रेटिंग के संबंध में, आप घर बैठे रेटिंग करिए, एक रेटिंग पे पैसा मिलेगा। तो ऐसे लोग पैसा खर्च करते हैं अपनी गुडविल बनाने के लिए। तो बड़ी मात्रा में पैसा खर्च जब कर दिया जाता है, लाख, 2 लाख, 4 लाख, करोड़ों रुपया, तो उसको राइट ऑफ किया जाता है। मतलब उसको इकट्ठा जब पैसा आप खर्च करेंगे, जैसे आज उद्घाटन करवाएं, कोचिंग खोलें बढ़िया से, डिजिटल बोर्ड लाएं और सबको बुलाएं भैया आप आइए हमारे यहाँ ना, तो हम ऐसा आदमी जो उद्घाटन नहीं करते, क्यों, जैसे कोचिंग वाले बहुत लोग बहुत उद्घाटन करते हैं, उद्घाटन करने वाले बहुत कम चलते हैं कभी कभी ना। तो जो उद्घाटन के समय अगर आप 1 लाख रुपया खर्च कर देते हैं, बहुत सारी दुकानों पे देखिए वो खर्च नहीं होता है भाई, तो उसको एक तरह से एसेट्स माना जाता है। लोग आएंगे, चाय पानी पिएंगे, भविष्य में हमारे यहाँ आएंगे, इसीलिए उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको राइट ऑफ किया जाए। जब इकट्ठा खर्च करोगे तो इसको कृत्रिम संपत्ति मानोगे आप, इसको राइट ऑफ करोगे तभी होगा का नॉन ऑपरेटिंग, व्यवसाय के चलने के कारण नहीं हुआ है। उसके बाद प्रारंभिक व्यय का अपलेखन, अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल, INTANGIBLE, इन, प्रारंभिक व्यय का अपलेखन, प्रारंभिक व्यय का अपलेखन, राइट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, मिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ। बोल रहे हैं, लिख लीजिए, हमारे हाथ में नहीं रहता कि हम क्लियर कर दें, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर रहता है सब सारी चीज़ें। पहला मैंने क्या लिखा है,
अस्थाई संपत्तियों पर ह्रास, डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट्स। दूसरा मैंने लिखा है ख्याति का अपलेखन, गुडविल राइट ऑफ, इनटेंजिबल असेट्स, अमूर्त संपत्ति, प्रारंभिक व्यय का अपलेखन। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी लिख दो, शेयर भी लिख दो। कटौती पर ऋणपत्रों एवं अंशों का निर्गमन। कटौती का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट पे, जब शेयर बेच दिए जाए, डिवेंचर बेच दिए जाएं। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इतना लिख लीजिए आप। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अस्थाई संपत्तियों के विक्रय पर हानि। साफ नहीं दिख रहा होगा, अस्थाई संपत्तियों के विक्रय पर हानि लिखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ना। ये है हमारा पांचवा, लिख लो इसको। ये हमारा क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपको लिखना है छठा नंबर, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, सामान्य संचय में हस्तांतरण। देखो, व्यापार से पैसा निकाल के गुल्लक में डाल दो, कहो कि पैसा चला गया, पैसा थोड़ी जा रहा है, गुल्लक में डाल रहे हो ना, पैसा अभी है। उसके बाद सातवां नंबर, प्रोविज़न फॉर टैक्स। देखो, प्रोविज़न बोला है, कर का प्रावधान। प्रावधान का मतलब होता है प्रोविज़न किया गया है। बात समझिए हमारी को। प्रावधान का मतलब क्या है? प्रावधान का मतलब निकाल के रख लिए, देंगे, जेब में पैसा लिए हो, गुरुजी को भेजना है, ठीक है, लेकिन अभी दे दोगे तो माना जाएगा। ठीक है, प्रावधान, प्रोविजन फॉर टैक्स बोला जाता है, अभी दिया नहीं है। ठीक है, इसको भी नॉन ऑपरेटिंग बोला जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। उसके बाद इसको बोलेंगे अप्राप्य ऋण के लिए प्रावधान। देखो, अगर बैड डेप्ट अकेले लिखा होगा, बैड डेप्ट का मतलब अप्राप्य ऋण का मतलब पैसा, कोई हमने उधार पढ़ाया, मान लीजिए कोई हमारे यहाँ पढ़ता है, पैसा नहीं दिया, उसको बोलते हैं, जब पैसा ना मिले तो अप्राप्य ऋण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अप्राप्य ऋण बोला जाता है। ठीक है, उसको बैड डेप्ट बोला जाता है, डूबत ऋण बोला जाता है। लेकिन डूब जाए तो ठीक है, परिचालन में है, लेकिन डाउट में है तो गैर परिचालन लॉस हो जाएगा। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको हम बताने जा रहे हैं गैर परिचालन आय। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आपको लिखना है अगला, अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, गैर परिचालन आय, गैर परिचालन आय ना, ऐसी आय जो व्यवसाय को चलाने के कारण नहीं हुई है।
भाई हमारा कोचिंग है, हम फीस पाएंगे, वहीं का पैसा हमारे पास व्यवसाय की इनकम कहलाएगी। आपके पास किराना स्टोर है, आप सामान बेचेंगे तो वहाँ का पैसा आपके पास इनकम कहलाएगी। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है गैर परिचालन आय। हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, फीस पाएंगे तो परिचालन कहलाएगा। अगर मान लीजिए कोई हमने कहीं पैसा जमा किया है, हमने कहीं पर अंश खरीदा है, तो हम उन्हें लाभांश दे दिया। लाभांश प्राप्त लाभांश मिलेगा। अगर हमने किसी को उधार दिया है या बैंक में जमा किया तो हमको क्या मिलेगा? ब्याज प्राप्त। ठीक है, देखो हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, आपके पास कोई दुकान है, आपके पास कोई व्यापार है ना, बिजनेस है, तो आपको क्या मिलेगा? लाभांश मिलेगा, डिविडेंड रिसीव होगा ना। तो दुकान चलाने के कारण थोड़ी हुआ है। मेन भाई हो सकता है आपने दुकान से पैसा कमा के शेयर खरीदा हो, वो बात अलग है, लेकिन ये क्या होगा? दुकान की संचालन की आय नहीं कहलाएगी। डिविडेंड को क्या बोलते हैं? लाभांश को डिविडेंड। लाभांश किस पर मिलता है? लाभांश अंशों पर मिलता है, याद रखिएगा। समझ रहा है? जो लोग शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी वगैरह में, उनको क्या मिलता है? लाभांश मिलता है। और जो लोग डिवेंचर खरीदते हैं, डिवेंचर का मतलब ऋण पत्र खरीदते हैं, उनको ब्याज मिलता है। याद रखिएगा, ये नॉन ऑपरेटिंग कहलाएगा। ठीक है, अगर उसी चीज़ का उनका व्यापार है भले, तो ऑपरेटिंग कहा जाएगा। अगला लिखिए, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, अस्थाई संपत्तियों पे, अस्थाई संपत्ति के विक्रय पर लाभ। भाई हमारे पास फर्नीचर है, हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, मैंने क्या बोला? 10,000 का फर्नीचर, 2,000 डिप्रिसिएशन घटा दो, कितने का बचा? 8,000 का। लेकिन हम 8100 बेच लिए तो कितना फ़ायदा हो गया? 100 रुपया ना। तो इसको बोलेंगे अस्थाई संपत्तियों के विक्रय पर लाभ। ठीक है, कितना हुआ? 100 रुपया। अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, उसके बाद इतना ही रहेगा और ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, और टैक्स रिफंड अगर मिल जाए, टैक्स रिफंड मिल जाए तो उसको माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लीजिए।